एक्सपर्टीज़ रखते थे, स्पेशलाइजेशन रखते थे, और उनका जो स्किल था वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास किया जाता था। यानी बाप बेटा को सिखाता है, बेटा अपने बेटा को सिखाता है, इस तरीके से पूरे स्किल को पास किया जाता था। और यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज़ के नाम दिए गए हैं, जैसे तांती वेवर्स जो कि बंगाल के थे, जुलाह या फिर मोमिन जो कि नॉर्थ इंडिया के काफ़ी फेमस वेवर्स थे। इसके अलावा दक्षिण भारत की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, तो वहाँ के जो साले वेवर्स थे या फिर कैकोलार जो वेवर्स थे या फिर देवांग जो कम्युनिटी थी, ये कुछ ऐसे साउथ इंडिया के फेमस कम्युनिटीज़ थे जो कि वेविंग का काम किया करते थे। तो देखिए, अगर हम बात करें वेविंग के बारे में, यानी कपड़ा बनाने की बात करें, तो उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ वेवर्स ही काम किया करते थे, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे। जैसे कि जो पहला स्टेप होता था वो था स्पिनिंग का। इसमें जो काम किया जाता था वो जनरली महिलाओं द्वारा किया जाता था, और इसमें चरखा और तकली का उपयोग करके उपयोग करके ये स्पिन किया जाता था और धागा बनाया जाता था। और जो थ्रेड था वो उसको बना करके फिर आगे प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता था, यानी बुनकरों द्वारा यूज़ किया जाता था, यानी जो वेवर्स थे उनके द्वारा यूज़ किया जाता था। और ज़्यादातर कम्युनिटीज़ में ये जो बुनने का काम होता था ये किया जाता था मर्दों द्वारा। और इसके बाद अगर हम बात करें आगे के स्टेज में, अगर कपड़ों को रंगने की बात आती थी, तो ये जो काम किया जाता था ये किया जाता था एक व्यक्ति द्वारा, डायर द्वारा, जिसको कि कहा जाता था रंगरेज। और इसके अलावा जो प्रिंटेड क्लॉथ था उसमें बहुत तरीके के प्रिंटिंग की ज़रूरत भी होती थी बहुत सारे कपड़ों में, तो उसके लिए एक स्पेशल जो व्यक्ति होता था जिसको कि चिपीगार कहा जाता था, उसका यूज़ लिया जाता था। और ये एक तरीके से इसी में एक्सपर्टीज़ रखते थे। तो इस तरीके से ये जो काम था ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ वेवर्स इसमें इन्वॉल्व थे कपड़े के प्रोडक्शन में, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे वो अलग अलग स्तर पर काम करने में इन्वॉल्व थे। कोई धागा बना रहा है, कोई कपड़ों को रंग रहा है, कोई कपड़ों के ऊपर प्रिंटिंग कर रहा है। तो सभी स्तर पर लोग जो थे वो इस काम में इन्वॉल्व थे। और जो हैंडलूम वेविंग और ऑक्यूपेशन था जो कि इससे जुड़ा हुआ था, उसमें लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में इंडिया में लोगों को उस समय में रोजगार मिल रहा था। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर हमारे सामने टॉपिक आ जाता है द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। यानी जो इंडियन टेक्सटाइल्स था जो कि पूरी दुनिया में एक समय में सबसे अच्छा माना जाता था, सबसे अच्छा था, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, इस चीज़ को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो डेवलपमेंट हुआ कॉटन इंडस्ट्री का ब्रिटेन में, उसकी वजह से इंडिया में जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन था उस पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा और कई तरीक़ों से इसका असर पड़ा। सबसे पहला तो ये था कि जो इंडियन टेक्सटाइल था उसको अब ब्रिटिश टेक्सटाइल से कंपटीशन करना पड़ता था यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में। और इसके साथ ही जो टेक्सटाइल था इंडियन टेक्सटाइल, उसको इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा अब डिफ़िकल्ट हो चुका था, क्योंकि वहाँ के सरकार ने इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर काफ़ी सारे टैक्स लगा कर रखे हुए थे, हाई ड्यूटीज़ लगा कर रखे हुए थे, और इंडियन टेक्सटाइल जो था वो अब वहाँ पर उतनी आसानी से नहीं पहुँच रहा था। और इसके बाद अगर हम आगे देखें तो 19th सेंचुरी के शुरुआत से ही जो इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल जो था वो इंग्लैंड, यूरोप और अमेरिका के अलावा जो दूसरे मार्केट थे जैसे कि अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, लगभग सभी मार्केट में जहां पर पहले इंडियन कपड़ा काफ़ी ज़्यादा बिकता था वहां पर उतना ज़्यादा बिक नहीं रहा था, क्योंकि जो ब्रिटिश था, यानी जो ब्रिटिश कपड़ा था वो उससे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर करना पड़ रहा था इंडियन टेक्सटाइल को। और इसके साथ ही जो हज़ारों की संख्या में जो वेवर्स थे वो एक तरीके से अब बेरोज़गार हो चुके थे, उनको रोज़गार उनका छिन गया था, क्योंकि जो उनका प्रोडक्शन था, जो वो कपड़े बना रहे थे, वो अब उतना ज़्यादा बिक नहीं रहा था। और इसमें सबसे ज़्यादा असर हुआ था बंगाल के वेवर्स के ऊपर, उनके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा असर हुआ था। और इसका रीज़न ये था कि जो देखिए जो इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज थी वो अब इंडियन गुड्स खरीदने से मना कर रही थी, वो इंडियन गुड्स खरीद नहीं रहे थे, और उनके जो एजेंट्स थे वो अब एक तरीके से एडवांस पेमेंट नहीं किया करते थे जो कि पहले उनके द्वारा किया जाता था जो प्रोडक्शन है उसको सिक्योर करने के लिए। और इस चीज़ से परेशान होकर जो वेबर्स थे उन्होंने कई बार पिटीशंस भी लिखे सरकार को ताकि उनको सरकार से कुछ मदद मिल सके, लेकिन वहाँ से उनको किसी भी तरीके का मदद नहीं दिया गया। यहाँ पर देखिए एक लेटर दिखाया गया है कि किस तरीके से जो लोग हैं 12,000 वेवर्स हैं वो एक पिटीशन सरकार के सामने देते हैं कि हमको किसी भी तरीके से हेल्प कीजिए, जो एडवांस पेमेंट किया जाता है उसके लिए कुछ हेल्प कीजिए, लेकिन वहाँ से उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक महिला का भी कहानी बताया गया है कि जो कि न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक लेटर लिखती है कि उसकी बात को न्यूज़पेपर में प्रिंट किया जाए। तो इन चीज़ों को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर तो हमने देखा कि जो एडवांस पेमेंट था वो बंद कर दिया गया था, और जो रिप्रेजेंटेटिव थे कंपनी के, उन्होंने सामान खरीदना बंद कर दिया था। लेकिन ये सबसे बुरी स्थिति नहीं थी, इसके आगे चलकर और भी बुरी स्थिति आई। वो तब हुआ जब 1830 के आसपास जो कॉटन क्लॉथ थे ब्रिटिश के, वो इंडिया में आकर बिकने लगे, और इंडिया में इतने बड़े स्तर पर बिकने लगे कि जो इंडिया के जो क्लॉथ थे उनका एक तरीके से मार्केट बिल्कुल ही डाउन हो गया, और उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगी। और आगे चलकर एक तरीके से देखें तो 1880s में जो जितना भी कपड़ा इंडिया में बिक रहा था, कॉटन क्लॉथ इंडिया में जितना भी बिक रहा था, उसमें से 2/3 हिस्सा वो सिर्फ ब्रिटेन से आ रहा था, यानी कि मात्र 1/3 जो था वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा था। और देखिए ये जो पूरा चीज़ था, इसने सिर्फ स्पेशलिस्ट वेबर्स को परेशान नहीं किया या फिर प्रभावित नहीं किया, बल्कि जो स्पिनर्स थे जो कि गाँवों में काम किया करते थे, जो महिलाएं काम किया करती थी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। हजारों की संख्या में जो रूरल महिलाएं थी जो कि अपनी जीविका चलाती थी स्पिनिंग का काम करके, स्पिनिंग कॉटन ट्रेड का काम करके, वो अब एक तरीके से जॉबलेस हो चुकी थी, उनके पास अब कोई काम भी नहीं बचा हुआ था। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हमने देखा कि 2/3 हिस्सा ब्रिटेन से आ रहा था, 1/3 हिस्सा इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी जो हैंडलूम था, वो हैंडलूम वीविंग जो था वो इंडिया में कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि कुछ तरीके के ऐसे कपड़े थे जिनको कि ब्रिटेन में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था, यानी कि मशीनों द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ साड़ीज़ हैं जिसमें कि काफ़ी कारीगरी करके जो बॉर्डर्स बनाई जाती हैं या फिर जो क्लॉथ बनाए जाते हैं जिसमें ट्रेडिशनल वुवन पैटर्न होता है, उसको मशीन कैसे बनाएगा। और ऐसा नहीं था कि इनका डिमांड नहीं था, इनका डिमांड भी बहुत ज़्यादा था। इंडिया में अमीर लोग थे या फिर जो मिडिल क्लास थे, सभी लोग इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड रखते थे। और इसके साथ ही जो ये क्लॉथ थे वो ब्रिटेन में प्रोड्यूस नहीं होते थे, और इनके साथ ही जो मोटे मोटे कपड़े होते थे जो कि गरीबों द्वारा पहने जाते थे, उनको भी वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था। तो इस वजह से जो हैंडलूम इंडस्ट्री था वो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हुआ इंडिया में, और वो लगातार सर्वाइव करते रहा। लेकिन पहले जितने बड़े स्तर पर होता था उतने बड़े स्तर पर अब नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है कि आपने शोलापुर के बारे में सुना होगा वेस्टर्न इंडिया में, और मदुरा के बारे में सुना होगा साउथ इंडिया में। तो ये जो 2 टाउन्स थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सेंटर के रूप में उभरे वेविंग के लिए लेट 19th सेंचुरी में। और आगे चलकर नेशनल मूवमेंट के दौरान जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने लोगों को कहा कि वो इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल को बायकॉट करें, और इसके साथ ही जो हैंड स्पन यानी जो हैंड वुवन क्लॉथ है उसको चुने, यानी जो हथकरघा के ऊपर जो बनाया जाता है कपड़ा इंडिया में उसको वो चुने। यानी जो खादी था वो आगे चलकर नेशनलिज्म का एक सिंबल बनकर उभरा, और लोग जो थे वो इसको देशभक्ति के साथ जोड़ रहे थे, देशभक्ति के साथ देख रहे थे। और जो चरखा था वो इंडिया को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने लगा। और ये जो चरखा था ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि जब 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग बनाया तो उसमें चरखा को सेंटर में जगह दिया गया। तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक सिंबल बन चुका था देशभक्ति का, देश सेवा का। इसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि क्या हुआ उन लोगों के साथ, उन वेवर्स के साथ या फिर स्पिनर्स के साथ जिनकी नौकरी चली गई या फिर जिनका जो रोजगार था वो छिन गया। तो देखिए ज़्यादातर वेवर्स जो थे वो एग्रीकल्चरल लेबरर बन गए, कुछ जो थे वो शहरों की ओर चले गए काम की तलाश में, और इसके अलावा कुछ जो थे वो प्लांटेशन में काम करने चले गए अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका में। और इसके अलावा कुछ जो हैंडलूम वेवर्स जो थे उनको नौकरी मिल गई, जो नए कॉटन मिल्स आग इस्टेब्लिश हुए मुंबई में या फिर अहमदाबाद में, सोलापुर में, नागपुर में, कानपुर में, जो नए कॉटन मिल्स बने वहाँ पर उनको कुछ लोगों को नौकरी मिल गई। तो उसी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है कॉटन मिल्स कम अप, यानी जो नए कॉटन मिल्स इंडिया में सेटअप हुए। तो देखिए जो पहला कॉटन मिल इंडिया में सेटअप हुआ था वो एक स्पिनिंग मिल था, वो बॉम्बे में 1854 में सेटअप हुआ था। और इसके बाद अर्ली 19th सेंचुरी से ही जो बॉम्बे था वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन हो चुका था रॉ कॉटन के एक्सपोर्ट के लिए, जिसको कि एक्सपोर्ट किया जाता था इंग्लैंड में या फिर चाइना में। और देखिए ये जो रीजन था ये काफ़ी क्लोज था उन ब्लैक सॉइल के इलाकों के काफ़ी नज़दीक था जहाँ पर कॉटन को उगाया जाता था। तो इस वजह से यहाँ पर जब कॉटन टेक्सटाइल मिल्स को सेटअप किया गया तो यहाँ पर रॉ मटेरियल को सप्लाईज को गेट पाना काफ़ी आसान था, काफ़ी आसानी से उनको रॉ मटेरियल्स मिल जाते थे, और इसलिए यहाँ पर जो ये कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थे ये काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुए। इसके बाद अगर हम देखें तो 1900 तक करीब
84 मिल्स इंडिया में मेरा मतलब है बॉम्बे में सेटअप हो चुके थे और ऑपरेट कर रहे थे। और इसमें से ज़्यादातर जो मिल्स थे उनको सेटअप किया गया था पारसी लोगों के द्वारा, पारसी या फिर गुजराती जो बिजनेसमैन थे उनके द्वारा, जिनको कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था जब उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड किया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए मिल जो थे ऐसा नहीं था कि सिर्फ बॉम्बे में आए, बॉम्बे के अलावा जो दूसरे शहर थे वहाँ पे भी मिल्स काफ़ी धीरे धीरे आने लगे थे। फॉर एग्जांपल जो अहमदाबाद में पहला मिल सेटअप किया गया था वो 1861 में सेटअप किया गया था, और इसके बाद आगे चलकर कानपुर में 1 साल बाद यूपी में सेटअप किया गया, यूनाइटेड प्रोविंसेस उस समय कहा जाता था, सेटअप किया गया था कॉटन मिल। और देखिए जो कॉटन मिल्स का जो ग्रोथ था उसकी वजह से लेबर का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, लोगों को हज़ारों की संख्या में जॉब मिला और लोग जो थे वो शहरों की तरफ मूव कर रहे थे नौकरियों की तलाश में, काम की तलाश में। तो देखिए जो शुरुआती के डिकेड्स थे, यानी शुरुआत के 10, 20, 30, 40 साल में जो कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री था इंडिया में, उसको बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। उसका रीज़न ये था कि ये जो थे ये सस्ते जो टेक्सटाइल थे जो कि ब्रिटेन से आते थे उनसे compete नहीं करने पा रहे थे, और ज़्यादातर जो कंट्रीज़ थे वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफ़ी सपोर्ट किया था, क्योंकि उन्होंने बाहर के जितने भी सामान थे उनके ऊपर काफ़ी हेवी ड्यूटीज़ लगा दिए थे, यानी इंडिया का सामान जाकर चाइना में, ब्रिटेन में और दूसरे देशों में नहीं बिकने पा रहा था, और इसकी वजह से जो कंपटीशन था वो ख़त्म हो जाता था, और जो थे इंडियन बिजनेसमैन या फिर जो इंडियन टेक्सटाइल जो था वो वहाँ पर कम्पीट नहीं करने पा रहा था। और देखिए जो इंडिया के बिजनेसमैन थे जिन्होंने कॉटन मिल्स को सेटअप किया था वो लगातार कॉलोनियल गवर्नमेंट से ये अर्ज कर रहे थे कि उनको भी इस तरीके का प्रोटेक्शन दिया जाए, लेकिन वहाँ पर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने लगातार इसको इस तरीके के प्रोडक्शन देने से मना कर दिया, और वो लगातार ब्रिटेन से प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रही थी। तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आया डेवलपमेंट का, कॉटन फैक्ट्री, कॉटन प्रोडक्शन के डेवलपमेंट का, वो था जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो ब्रिटेन था वो उधर ही सामान को सप्लाई करने में बिजी था, और ब्रिटेन की जो आर्मी थी उसको बहुत ज़्यादा सामानों की ज़रूरत थी, प्रोडक्ट्स की ज़रूरत थी। तो इस वजह से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने इंडिया के मिल्स को ये ऑर्डर दिया कि वो जो ब्रिटिश आर्मी है उसके लिए सामान को प्रोड्यूस करे, यानी उसके लिए क्लॉथ्स को प्रोड्यूस करे मिलिट्री सप्लाई के लिए। तो ये एक ऐसा समय था जिसमें कि जो कॉटन मिल्स थे इंडिया के उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मिली, उनका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया, उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। इसके बाद यहाँ पर आगे आ जाता है हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड द वुड्स स्टील। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।